तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कुछ बचे हुए क्वेश्चन जिनको पीछे डिस्कस किए गए किसी टॉपिक में नहीं रखा गया था। तो इन क्वेश्चन में से अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बने रहिएगा साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो रह गया था वो था फर्स्ट का ए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है नेम 2 अल्कालॉइड्स प्रेजेंट इन अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब वैसे तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन का कोई सेंस खास बन नहीं रहा था सिवाय एक रीज़न के कि जो अल्कालॉइड्स होते हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे डिस्कशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। फिर भी अगर आप के मन में ये संदेह आता है, ये डाउट आता है कि सर अल्कालॉइड्स होते क्या हैं, तो आप आसान भाषा में समझिए इसको कि अल्कालॉइड्स क्या होते हैं। कुछ ऐसे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं और किस तरीके के होते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो यूजुअली ज़्यादातर अफेक्ट किसको करते हैं तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इनके सोर्स क्या होते हैं तो नेचुरली ये प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड है इसलिए अमीन चैप्टर के अंदर है। और दूसरी बात ये कि बेसिक इन नेचर होते हैं इसलिए इनका नाम अल्कोलाइड्स रखा जाता है। अल्का मीन्स है कि अल्कालाइन इन नेचर, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, जो ऐसे अल्कोलाइड्स के नाम बताने जो यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर में प्रेजेंट होते हैं। तो 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, बहुत सीरियस मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक तो नाम इसका हम लोग लिख सकते हैं निकोटीन, है ना। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार, एरर हो तो उसको सुधार लीजिएगा। और एक नाम हमारा हो सकता है मॉर्फिन, मॉर्फिन एंड निकोटीन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए तो MCQ है, पढ़ लेता हूँ एक बार, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर अमाइंस, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो अमाइन के लिए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है मोस्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया सोल्यूशन। अल्काइल अमाइन जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं देन अमोनिया। सही बात है, क्योंकि अमोनिया के अंदर अगर NH2 को अलग किया जाए तो H मिलेगा, है ना। अमोनिया में अगर हम NH2 को अलग करें तो H मिलेगा, जबकि अल्काइल अमाइन की बात करें तो RNH2 होता है। तो जनरली बेसिक नेचर क्यों होता है तो आपको पता होगा कि जो अमाइन है या अमोनिया है वो बेसिक नेचर इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है सर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी की वजह से, इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपीयरेंस की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। तो जो अल्काइल अमाइन होते हैं उसमें RK प्लस I इफेक्ट के कारण या कहें तो EDG नेचर के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन के आसपास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, वो इन्हेंस हो जाती है, इसलिए ये मोर बेसिक होते हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि pKb वैल्यू ऑफ इथाइल अमाइन इज लोअर देन बेंजाइल अमाइन। और pKb वैल्यू किसकी, इथाइल अमाइन की। इथाइल अमाइन की pKb वैल्यू किससे लोअर होती है तो बेंजाइल अमाइन से। ये आपका ये एक अमाइन हो गया। इसके अलावा सर दूसरा कंपेयर किससे करना है तो इथाइल अमाइन से कंपेयर करना है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि इन दोनों में से अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इन दोनों में से मोर बेसिक कौन है, इन दोनों में से मोर बेसिक कौन है तो आंसर क्या देंगे सर, ये है ना, ये ज़्यादा बेसिक है। बिकॉज बेंजीन को यूजुअली हम क्या मान के चलते हैं, EWG मान के चलते हैं ना। बेंजीन यूजुअली क्या होते हैं, EWG होते हैं। हालांकि बेंजीन से स्ट्रॉन्ग EWG भी होते हैं, मगर नॉर्मली अगर अल्काइल यानी कार्बन की चेन और बेंजीन से कंपेयर करेंगे तो बेंजीन को हम क्या लेंगे सर, EWG लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मोर बेसिक है और ये लेस बेसिक है। अब pKa और pKb क्या होता है तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जो pKa होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। और ठीक इसी तरीके से pKb, ए बोल दिया ना, सॉरी, pKa एसिडिक स्ट्रेंथ के और ठीक इसी तरीके से pKb बेसिक स्ट्रेंथ के। मतलब ये समझ सकते हैं कि pH और एसिडिक स्ट्रेंथ का जो रिलेशन होता है वही सेम रिलेशन होता है pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ का। बाकी फ़र्क क्या होता है सर, तो pH स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो है रेफरेंस लिया जाता है, जबकि pKb और pKa सब वीक एसिड और वीक बेस के लिए इनका कॉन्सेप्ट लिया जाता है, ठीक है। तो
पी के ए क्या एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ संबंध है, ध्यान रखिएगा, और पी के बी का बेसिक। इसलिए आप देखेंगे जो एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर है या कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो चैप्टर है उसमें यूजुअली पी के ए की चर्चा ज़्यादा होती है, जबकि अमीन वाले चैप्टर में आप किसकी चर्चा देखोगे, पी के बी के, बिकॉज अमीन इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो कह रहा है कि अब क्या कह रहा है उसको छोड़ो, ये हमें दिख रहा है ये मोर बेसिक है, लेस बेसिक है, इसका मतलब इसका पी के बी कम होगा और इसका पी के बी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि पी के बी वैल्यू ऑफ इथाइलामाइन इज लोअर देन बेंजाइलामाइन, सही बात है। आगे कह रहा है CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रिलीजेस NO2 गैस। नाइट्रस एसिड क्या है सर, वही डाइजेशन रिएक्शन। CH3NH2 अगर रिएक्शन करेगा किसके साथ, डाइएजोटाइजेशन दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ, तो कौन सा गैस रिलीज करेगा, NO2। ये बात गलत है सर, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और साथ में नाइट्रोजन गैस निकालता है, NO2 गैस नहीं निकालता है। ठीक है, जितनी भी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होती हैं जिसमें डाइएजो ग्रुप को अलग अलग ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है, जैसे OH ग्रुप हो गया, हेलोजन हो गए, NO2 हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब में ध्यान देने वाली बात यह है कि साथ में अगर कोई गैस रिलीज होती है तो वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस नहीं। तो सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कंफर्मेशन के लिए, तसल्ली के लिए डी को भी पढ़ लेते हैं। डी कह रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विथ सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स, सही बात है, सल्फोनामाइड्स बनाता है हिंसबर्ग किसके साथ, सेकेंडरी रिएजेंट के साथ, सॉरी सेकेंडरी अमीन के साथ। टर्सरी अमीन के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अगर प्राइमरी अमीन बोलता है तो भी सही बात होती है, टर्सरी बोलता है तब गलत बात होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो होता जा रहा है उसको हटाते चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 अब देखना है हमें, ये उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with Br2 and KOH forms a compound C of molecular formula C6H7N। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग से देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, अगर इसका माइंड में बनाऊं तो कह रहा है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ए है। ये कैसा कंपाउंड है सर, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ हम लोगों के लिए एक कीवर्ड का काम करेगी, है ना, ये हिंट करेगी हमको अपने आंसर की तरफ। कह रहा है कि इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, तो एक्वस अमोनिया के साथ इसको ट्रीट किया जाता है ना, एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है। और साथ ही साथ क्या किया जाता है सर, हीट किया जाता है इसको। ठीक है, और देन होता क्या है, एक कंपाउंड बी का फॉर्मेशन होता है। क्या बी के बारे में कुछ बोला, बी के बारे में कुछ नहीं बोला, बोला बी की फर्दर रिएक्शन कराई जाती है किससे सर, Br2 विथ KOH के साथ। तो एक कंपाउंड सी का फॉर्मेशन होता है और सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C6 और H7 और N। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ IUPAC नेम्स ऑफ कंपाउंड ABC। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है सर, यहाँ से इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, N भी आ रहा है इधर, तो ये क्या बोलेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड, हाँ डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन है। ठीक है, और अगर ये HBD रिएक्शन है इसका मतलब है कि ये एक अमाइड है, सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, एक अमाइड है। अगर ये एक अमाइड है तो इसमें इधर क्या लगा होगा सर, इसमें लगा होगा CONH2 लगा होगा, बिल्कुल CONH2 लगा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जब बना होगा तो CO हट गया होगा और NH2 बना होगा इधर। इसका मतलब इस कंपाउंड में NH2 तो है कि नहीं, इस कंपाउंड में क्या है, NH2 है। अगर इसमें से NH2 निकाल दूँ तो क्या बच रहा है सर, C6 बच रहा है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, H5 बच रहा है, मतलब ये क्या है सर, बेंजीन है। इसका मतलब ये C6H5 यहाँ भी रहा होगा, इसका मतलब हमें B का फॉर्मूला मिल गया। मुश्किल था क्या, बहुत आसान है। और सर अमाइड कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जिससे अमोनिया की रिएक्शन करा के हीट करेंगे तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो अमोनिया और साथ में हीट करके अमाइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है सर, C6H5COOH, ये है। मतलब ए का नाम क्या है सर, ए का नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बी क्या है सर, बेंजामाइड, बेंजामाइड। और सी क्या है, सी को हम बोलेंगे एनिलीन। बाकी आई होप आप समझे होंगे रिएक्शन क्या है, कैसे लिखना क्या है। तो नाम लिख देना, देन केमिकल रिएक्शन अगर बोलेगा तो लिख देना, वैसे बोला तो नहीं, फिर भी लिख देंगे तो बेटर ही रहेगा।
और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। इसको हटा दें, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7NO2 एग्जिस्ट इन 3 आइसोमरिक फॉर्म्स। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कार्बन अगर 6 से ज़्यादा दिखाई दे, है ना, 2 बातें ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि तुरंत आतुर हो गए यही काम करने के लिए। कार्बन अगर 6 से ज़्यादा दिखाई दे तो अपने दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर कहीं बेंजीन तो नहीं है, अब बना ही नहीं देना है, चेक भी कर लेना है, एश्योरेंस लेना ज़रूरी है। अब एश्योरेंस कैसे ले, तो उसके बाद आप चेक करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स, मत लगाओ उसको, नॉर्मल तरीका ये लगाओ कि अगर अनसैचुरेटेड होता तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो अल्काइन होगा। मैं मेन चेन की बात कर रहा हूँ, सीधी चेन की बात कर रहा हूँ। अगर अल्काइन भी होगा तो हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 ही कम होगा। अब इसमें देखा जाए तो C7H7 है, यानी 7 का डबल 14, 14 से 2 भी कमाएंगे, 10 2 और कमाएंगे तो 8 होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है, 7 है। तो इससे मुझे क्या समझ आना चाहिए, मुझसे मुझे ये समझ आना चाहिए कि इसमें एक बेंजीन रिंग है, हाईली अनसैचुरेशन हो और कार्बन का नंबर 6 या 6 से ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो अपने दिमाग में बेंजीन रिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ आया कि इसमें एक बेंजीन रिंग है और एक NO2, क्योंकि साफ साफ उसने NO2 बोला है, ठीक है। एक बेंजीन है और एक क्या है, NO2 है। तो मैं लिख लेता हूँ कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है सर, C7 है, H7 है और क्या है, NO2 है। मैंने इसको कैसे रीफॉर्म किया, रीफॉर्म मैंने ऐसे किया कि सर इसमें से मैं क्या करता हूँ, बेंजीन को अलग करने की कोशिश करता हूँ। तो बेंजीन को अलग करूँगा तो सर C6H5, ठीक है। कितने कार्बन बच गए सर, एक तो NO2 को भी मैं लिख ही लेता हूँ अलग से, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद क्या बच रहा है सर, एक कार्बन बच रहा है C और 2 हाइड्रोजन बच रहे CH2। अच्छा, CH2 को कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, मतलब ऐसा हो सकता है कि बेंजीन रिंग से क्या लगाओ, CH2 लगाओ, देन CH2 से क्या लगाओ सर, NO2 लगाओ, ठीक है। मगर इसमें एक और बात बोला है कि ये जो कंपाउंड है ये 3 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो कंपाउंड है ये 3 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे देखा जाए तो इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं सबसे बेस्ट अप्रोच, सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी पे आऊँगा, मगर मैं डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाना चाहता ना। मैं डायरेक्ट में आंसर चला जाता हूँ तो मज़ा नहीं आता ना, फिर आपको नहीं समझ आता है कि कैसे गए, ये थॉट प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे बेंजीन बना दिया, ठीक है, चलो भाई बेंजीन बना दिया, और मैं डायरेक्ट NO2 नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता सर, अगर डायरेक्ट NO2 लगा दिया तो NO2 से मैं CH2 नहीं जोड़ पाऊंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पर CH2 लगा दूँ और देन क्या लगा दूँ, NO2 लगा दूँ। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसको 3 आइसोमरिक फॉर्म में लिखना है, आप सोचिए लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तब तक मैं अगला अप्रोच आपको बताता हूँ और क्या सोच सकते थे। ऐसा भी तो सोचा जा सकता था सर कि बेंजीन से मैं डायरेक्ट क्या लगा दूँ, NO2 लगा दूँ, ठीक है, लगा दीजिए सर, कोई बात नहीं। अच्छा, बेंजीन से डायरेक्ट NO2 लगा दिया तो CH2 मुझे कहीं ना कहीं बेंजीन में लगाना पड़ेगा, और CH2 लगाने कोई मतलब है नहीं, मिथाइल होता तो फिर भी लगा देता, मगर ये मिथाइल ही है, कैसे। अब ये बताओ, अगर बेंजीन रिंग के किसी कार्बन पे कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा तो क्या वहाँ से मुझे हाइड्रोजन को हटाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। देखो मैंने वैसे तो बेंजीन C6H6 होता है, अगर मैंने यहाँ पे लगाया तो एक हाइड्रोजन हटाया तभी तो C6H5 बोल रहा हूँ। इसका मतलब इसके अलावा कुछ ऐड करूँगा तो C6H4 बोलूँगा। इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ कि मैं बेंजीन में ही 2 अलग अलग ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे H5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा सर, 4 लिखना पड़ेगा, और CH2 की जगह ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसका मतलब NO2 के अलावा बेंजीन में एक और क्या लगा सकता हूँ, CH3 लगा सकता हूँ। और अगर मैं CH3 लगाने की सोचूँ तो मैं 3 आइसोमर बड़े आराम से सोच सकता हूँ, कैसे, एक आर्थो पे लगा के, एक मेटा पे लगा के और एक पैरा पे लगा के, है ना। तो एक मेरा हो गया आर्थो मिथाइल, या वैसे तो सबसे बेटर अप्रोच यही रहेगा कि आप मिथाइल से बेंजीन को जोड़ के टॉल्विन बोल दो, तो इसको बोलोगे आर्थो नाइट्रोटॉल्विन, पैरा नाइट्रोटॉल्विन, मेटा नाइट्रोटॉल्विन और पैरा नाइट्रोटॉल्विन, ठीक है। अब ये 3 आइसोमर हमने लिख दिए। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है कि द आइसोमर ए हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आइसोमर ए के पास क्या है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें से सर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बताइए, 2 सेकंड का टाइम दे रहे, सोचिए। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा सर, इसका होगा। क्यों, पैरा वाला है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल में फिट बैठ जाएगा, तो इसका MP क्या हो जाएगा सर, हाईएस्ट हो जाएगा।
और इसका MP अगर हाईएस्ट हो जाएगा, इसका मतलब यही हमारा क्या है, A है। बस A मिल गया, पकड़ लिया, बस आगे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कितना सिंपल है अभी देखते जाइए बस आप। बस यही मुझे पकड़ना थी कि A है क्या। अब A मिल गया मुझे, A मिल गया, अब मैं आगे की कहानी बड़े आराम से बढ़ा सकता हूँ। कह रहा है कि A की रिएक्शन करानी है, A को पहले रिडक्शन कराना है, A को रिड्यूस करना है तो B बनेगा। ठीक है, आइए रिड्यूस कर देते हैं A को। अब तो A मिल गया है, अब A को मैं क्या करूँगा, रिड्यूस करूँगा। ठीक है सर, मैं यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन लिख रहा हूँ क्योंकि उसने बस रिड्यूस बोला। वैसे चाहो तो और इम्प्रेसिव आंसर लिखने के लिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो Fe प्लस HCl लिख सकते हो, या इसके अलावा आप रोजेनमैन रिडक्शन करा सकते हो, H2PdBSO4। तो सर NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर, बाकी CH3 एज इट इज़ पड़ा रहेगा। वैसे मुझे पता भी था कि NH2 वाला ही अप्रोच रखना है। क्यों रखना है सर, क्योंकि आगे उसने क्या बोला था कि फॉर्मूला जो बन रहा है वो C7H9N बन रहा है। अच्छा चेक करें ज़रा, क्या यही फॉर्मूला बना है सर। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और यहाँ से कितने होंगे, 7। और बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, C6H4 बोला था, तो 4 ये हो गए, 4 2 6 6 3 9, सही है। इसके बाद एक नाइट्रोजन है। क्या यही बना है सर, बिल्कुल सर यही बना है, मतलब B एकदम सही बनाया हमने। ये क्या था सर, ये A था। और दिन आगे कह रहा है कि इसकी रिएक्शन कराई जाती है NaNO2 विथ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है सर, NaNO2 विथ HCl करा रहे हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं। क्या ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है सर, बिल्कुल डाई एजोटाइजेशन है। क्या बनेगा सर, डाई एजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, N2Cl- प्लस CH3। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जब इसको ट्रीट किया जाता है तो ये C बनाता है, मतलब इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है C। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब C की रिएक्शन कराई जाती है H3PO2 से, C की रिएक्शन किससे कराई जाती है, H3PO2 से। H3PO2 बोले चाहे CH3CH2OH बोले, डाई एसो ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब ये हट जाएगा पूरी तरीके से, और सिंपल टॉल्वीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। टॉल्वीन मैं CH3 नीचे लगाऊँ, ऊपर भी लगा सकता था, वैसे सेम दिखे इसलिए मैंने ऐसा किया। ये क्या है सर, ये D है फिर, है ना। आगे कह रहा है कि D की रिएक्शन कराई जाती है CrO2Cl2 से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मतलब D की रिएक्शन ऐसे कराई जाती है, एक तो CrO2Cl2 से कराई जाती है, और सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है सर, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सर CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, कुछ याद आ रहा है सर, ईटार्ड रिएक्शन है क्या, ये ईटार्ड रिएक्शन है, तो CH3 की जगह क्या हो जाएगा सर, CHO हो जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। यही क्या है सर, ये E है। अब आगे कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A2E एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। हो गया सर, दोनों हो गया, ए से लेकर ई तक सबके नाम लिख दिए। ए क्या है सर, ए आपका है पैरा नाइट्रोटोल्विन। बी क्या है सर, बी है आपका पैरा मिथाइल एनिलीन। सी क्या है सर, पैरा मिथाइल बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड है सर। और डी क्या है सर, टोल्वीन है। ई क्या है, बेंजल डिहाइड है। रिएक्शन आप देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, ठीक है। इसको हटा देते हैं आराम से। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पीछे करिएगा, पॉज करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आराम से, कोई तकलीफ की बात तो है ही नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 39 का ए और डी देखना है ना, तो 39 का ए कह रहा है कि एनिलीन इज एसिटाइलेटेड बिफोर नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन कराने से पहले एनिलीन को क्या कराया जाता है सर, एसिटाइलेटेड कराया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, यही हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो ज़रा रिवाइज करा देंगे सर, एनिलीन का नाइट्रेशन एक बार रिवाइज करेंगे। एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, क्या लेते हैं सर, कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो क्या बनता है, ये बन जाता है NH2 और ऑर्थो पे लग जाता है NO2, है ना। इसका परसेंटेज बहुत कम बनता है। इसके अलावा सर, इसके अलावा NH2 के रिस्पेक्ट में मेटा पे भी NO2 लगता है 47%। इसके अलावा सर पैरा पे तो पता ही था, लगना था, मेजर प्रोडक्ट है कि नहीं, 51%। इसके अलावा ये 1% है ना। तो अब सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया ना, 2%, सॉरी, ऐसा कैसे हो गया।
तो समस्या ये थी कि यहाँ पर मेटा भी बन गया, जबकि जनरली मेटा बनना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं बनना चाहिए था? क्योंकि जो NH2 है वो क्या है सर, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट को अवॉइड करने के लिए कि मेटा वाला प्रोडक्ट क्या हो, न बने, तो मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ ना कि आंसर कैसे देना है। फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ, क्या करते हैं सर, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन न बने साथ में। अच्छा, आप कहोगे सर इसको क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं, बन रहा है तो क्या दिक्कत है? बन रहा है तो दिक्कत ये है कि 3 एक साथ बनेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो फिर इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा सर, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेपरेट, अब इनको सेपरेट करना आसान है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम, वहाँ पे आर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इंटर। तो इन दोनों को सेपरेट करना क्या है, आसान है, जबकि इसको सेपरेट करना क्या है, आसान नहीं है, सॉरी। इन तीनों को अगर मिक्सर बन रहा है तो इनको फिर सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि इन दोनों के मिक्सर को सेपरेट करना क्या है, आसान है। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल ना बने, या इसके अलावा कह सकते हैं टू अवॉइड द, है ना, अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में लिख लीजिएगा आर्थो मेटा एंड पैरा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, इसको अवॉइड करने के लिए एसिटाइलेटेड किया जाता है। अब आप कहोगे सर एसिटाइलेशन से होता क्या है? एसिटाइलेशन से इसकी जो एक्टिविटी है, या कहें तो सॉरी, यहाँ पे एक्टिविटी रिड्यूस नहीं करनी है। यहाँ पे सवाल है कि मेटा प्रोडक्ट बनता क्यों? तो मेटा प्रोडक्ट इसलिए बनता है क्योंकि ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बना लेता है। तो कह सकते हैं कि एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन न हो, तो एक कीवर्ड और मिल गया, ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, ठीक है, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन न हो। अगर वो नहीं होगा तो मेटा वाला प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे नहीं होता है? तो एसिटाइलेशन में चाहो तो रिएक्शन लिख के दिखा सकते हो, डिपेंड करता है कितने नंबर का पूछे, जनरली दिखाने की जरूरत है नहीं। हाँ, मगर ये है कि रिएक्शन अगर आप लिखते हैं तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर पड़ता है कि जो एसिटाइलेशन किया जाता है तो जो NH2 होता है ना, वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, किसके साथ, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड जो बना लेता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर लूज हो जाता है, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कहोगे तो बना के दिखा देते हैं, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से अगर इसकी रिएक्शन करा दूंगा मैं अमोनिया की, मैं डायरेक्ट रिएक्शन का आंसर लिख रहा हूँ ना, CH3CO का ट्वाइस O, साथ में क्या लेंगे सर, पाइरिडीन लेंगे। क्या बन जाता है सर? ये बन जाता है NHCO CH3, ये बन जाता है। अब इससे क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों जगह कॉन्जुगेशन में चला जाता है, तो काफ़ी वीक बेस हो जाता है, तो वो अब एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, तो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो आर्थो और पैरा वाले ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 39 का डी, 39 का डी कह रहा है एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो इसको बोला जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो इसी को एक और तरीके से पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को, कि जो एनिलीन होता है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो एसाइलेशन हो। तो इसकी जगह सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता था कि CH3Cl की जगह CH3COCl दे देता, कि CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के ये वाली रिएक्शन एनिलीन नहीं देता है, तो ये भी पूछा जा सकता था। या एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, क्यों नहीं देते? तो रीजन बड़ा सिंपल है कि जो एनिलीन होते हैं उसमें जो NH2 होता है सर, उसका नेचर कैसा होता है, तो ये लुईस बेस होता है। क्या होता है? लुईस बेस होता है। और जो AlCl3 यूज किया जाता है किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन के दौरान, इसमें AlCl3 क्या होता है सर, लुईस एसिड होता है, और यही दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चाहो तो रिएक्शन करके कंपाउंड दिखा भी सकते हो, NH2 AlCl3, जिसमें यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन और Al आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे दिक्कत क्या होती है सर, असल में इसको करना क्या था सर, इसको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम मिलता है किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। अब अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो
इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कौन करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन यहीं से स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जो लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा था वो खुद बॉन्ड बना लिया किसके साथ? NH2 के साथ, दैट इज लुईस बेस के साथ। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होगा तो रिएक्शन आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो क्या बोलते हैं, आगे अप्रोच नहीं कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि रिएक्शन तो हो रही है मगर वो नहीं हो रही है जो हमें चाहिए। तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 40 में बी है, सी है, देन ई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बी को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ अमोनिया फॉलोड बाय रिडक्शन। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है, इसको ट्रीट किसके साथ किया गया है? अमोनिया के साथ। अब बाद में इसको रिडक्शन भी किया गया है। तो मैं दोनों स्टेप करके दिखाता हूँ। हाँ चलो दोनों ही करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से और यहाँ से H2 निकाल देंगे, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, निकल गया, H2O निकल गया यहाँ से। बाद में इसको रिड्यूस किया गया है ना। रिडक्शन के लिए यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिख देंगे। रिडक्शन क्या करेगा सर? इसको दोबारा से अमीन में कन्वर्ट कर देगा, वो हो जाएगा CH3 CH2 NH2, यहीं पे दोनों H मिल जाएगा इधर उधर, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बनता है द प्राइमरी अमाइन सो फॉर्म, देखो इस तरीके से जो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है, फर्दर रिएक्ट्स विथ एसिटल्डिहाइड, फिर रिएक्ट करता है किसके साथ? CH3 CHO के साथ। तो पूछ रहा तब कौन सा कंपाउंड, दैट इज सिप बेस उसको बोलेंगे। कह रहा है कौन से सिप बेस का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल है, क्या बनेगा सर? CH3 CH2 N, यहाँ से H2, यहाँ से O निकाल देंगे और N के साथ डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा? CH और CH3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से दिख रहा है। CH3 है, CH2 है। राइट से अगर देखेंगे तो CH3 है, CH2 N है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर CH3 है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। 40 के बी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कन्फ्यूज मत होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और नेक्स्ट है 40 का सी। कह रहा द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव विथ एल्डिहाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इसका ई, है ना। ई कह रहा है कि रिडक्टिव एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया by means of an aldehyde in the presence of hydrogen as reducing agent results in the formation of primary amine, secondary amine, tertiary amine and mixture of all 3 amines। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, mixture of all 3 amines। क्यों हो जाएगा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये इसी रिएक्शन की बात कर रहा है कि इसी एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं और फर्दर उसका क्या करा रहे हैं सर? फर्दर उसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो अमीन का फॉर्मेशन होगा। अब जरा बात को समझे कि ये रिएक्शन क्या है सर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें ये क्या है सर? ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अब कहानी को ऐसे समझो कि जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया होगा तो इस एल्डिहाइड के कई मॉलिक्यूल रहे होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। अब मान लो पहली बार जब अमोनिया इसके साथ एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया होगा और रिड्यूस होकर जब पहला अमाइन बनाया होगा, तो आप ये समझो कि एग्जाम्पल के लिए 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 में से एक अमोनिया एक के साथ रिएक्ट कर लिया। सर कितने बचे होंगे सर? 99 बचे होंगे, ये बन गया। अब रिएक्शन के दौरान ये भी है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया है। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, जबकि वे क्या है? ये इसके आगे वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये बिल्कुल अमोनोलिसिस की तरह नहीं हो जा रहा है कि हर अगला प्रोडक्ट अपने पिछले वाले से क्या हो रहा है सर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जा रहा है। इसका मतलब हर अगला प्रोडक्ट अपने पिछले वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ ही कॉम्पीट करने लग रहा है और उसको बीट भी कर दे रहा है। तो इससे यही निकलता है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका अटैक कम होता जाएगा और नेक्स्ट बनने वाले प्रोडक्ट्स का अटैक क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे कुछ तो अटैक कर ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं खाली बैठा होगा, ये भी अटैक कर रहा होगा मगर ये कम कर रहा होगा। तो स्टार्टिंग में ये सबसे ज़्यादा यही बनाएगा क्योंकि यही है, फिर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसके
वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कम होते जाएंगे, जबकि इसकी वजह से थोड़े ज़्यादा, अगले वाले से और ज़्यादा और अगले वाले से और ज़्यादा। इस तरीके से आपको फाइनली दिखाई देंगे एंड में रिजल्ट आपको प्राइमरी अमीन भी दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट इसके भी बने होंगे, कुछ उसके भी बने होंगे और कुछ उसके भी बने होंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों का क्या बनता है सर, मिक्सचर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट उसको देखना है ही नहीं, है ना, तो हो गया है। क्या कह रहा है 48 का ए सेम एज 39 का ए, सेम क्वेश्चन पूछा था। उसमें क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया था कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते, उसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से अमीन चैप्टर ये पूरी तरह क्या होता है, ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स को, और उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से आराम से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।